हाय फ्रेंड्स, जेडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है। और आज के इस स्पेशल वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को लेकर के। और आज का ये जो स्पेशल वीडियो है उसमें पार्ट 2 सेकंड ग्रेड को लेकर के हम लोग कुछ चर्चाएं करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर ऐसा होता है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ के अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जेडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिएगा, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करते हैं और बढ़ते हैं आज से पार्ट सेकंड की तरफ। पिछले जो वीडियो थे उसमें हमने डिस्कस किया था कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ों को लेकर। तो संस्कृत की जो आरपीएससी एग्जाम सेकंड के टीचर्स के एग्जाम है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। और जहां से जिस टॉपिक को छोड़ा था वहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने छोड़ा था, लास्ट जो टॉपिक था वो हमारा चल रहा था। और आज के इस टॉपिक में हम शुरुआत करेंगे दीर्घ को लेकर के, दीर्घ स्वर को लेकर। स्वर के रूप में हमारा चल रहा था, तो दीर्घ स्वर को लेकर के हम शुरुआत करते हैं। अगर किसी तरह का आपको कोई कंफ्यूज क्रिएट होता है तो आप अपना फीडबैक देना ना भूलें। देखो, जैसा कि हमने स्वर को 3 भागों में डिवाइड किया था, अब सेकंड वाला जो हमारा है वो है दीर्घ। कौन सा है? दीर्घ। दीर्घ की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? द्विमात्रिक के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? द्विमात्रिक के नाम से भी जाना जाता है। राइट गाइस, ये इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। और इसी के अलावा इसको बहुमात्रिक के नाम से भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुमात्रिक। बहुमात्रिक स्वर। ओके, तो देखिएगा, बात करें तो इनके उच्चारण, और जब इसके उच्चारण के इस तरह का सवाल पूछा जाता है तो इसके उच्चारण में जो समय लगता है वो किसके लगता है? 2 नाड़ी के बराबर लगता है। किसके बराबर? 2 नाड़ी के बराबर समय लगता है इसके उच्चारण। किसके उच्चारण में? दीर्घ स्वर के उच्चारण में। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक या बहुमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इनके उच्चारण में 2 नाड़ी का वक्त लगता है। और संस्कृत भाषा में जहां हम चर्चाएं कर रहे हैं तो दीर्घ स्वर की संख्या 8 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? संख्या 8 मानी जाती है। जैसे आ, इसके अलावा ई, उ, री, ए, ओ, आई। ठीक है, इस तरीके से ये माने जाते हैं 8। कितने हो गए? ये 8 हो गए टोटल मिला के। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो सबसे पहली बात तो ये कि दीर्घ जो स्वर होते हैं इन्हें द्विमात्रिक या बहुमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात, इनके उच्चारण में 2 नाड़ी का समय लगता है। इनकी संख्या संस्कृत में 8 मानी गई है। और दीर्घ जो स्वर हैं उनको भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। टू बी क्लियर गाइस, तो इसको कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में बांट दिया गया। अगर 2 भागों की बात करें तो एक तो सामान्य स्वर हो गया। कौन सा हो गया? सामान्य स्वर। और दूसरे की बात करें तो हो गया संयुक्त दीर्घ स्वर। राइट गाइस, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि जो ये है दीर्घ स्वर हैं, वैसे कितने माने गए? 8 माने गए, मगर इनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। 2 भागों में बात करें तो पहला सामान्य स्वर। सामान्य स्वर में लाइक आ, ई, उ, री को माना गया है। किसको? आ, ई, उ और री। देखिएगा गाइस, सामान्य स्वर याद कर लो तो संयुक्त दीर्घ स्वर अपने आप याद हो जाएगा। क्योंकि टोटल कितने? 8, तो ये 4 याद हो गए तो बच गए कौन से? 4। तो कौन से बच गए? ए, ओ, ए, औ, ये बच गए। तो ये किस में चले जाएंगे? संयुक्त दीर्घ स्वर में चले जाएंगे। राइट गाइस, तो यहां पर बात करें तो दीर्घ जो स्वर है द्विमात्रिक बहुमात्रिक के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके उच्चारण में 2 नाड़ी का, ठीक है, वक्त लगता है, यानी कि उनके बराबर समय लगता है। और इनका दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है? गुरु होता है। क्या होता है? गुरु। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है। फिर दीर्घ स्वर की संख्या टोटल 8। इनको 2 भागों में डिवाइड, सामान्य और संयुक्त दीर्घ स्वर। सामान्य स्वर में आ, ई, उ और री। और संयुक्त दीर्घ स्वर की बात करते हैं ए, औ, ए, ओ। अर्थात ये जो 8 में से 4 यहां अगर शेष जो बच गए वो किसमें चले जाएंगे? संयुक्त दीर्घ स्वर में चले जाएंगे। और बात करें तो दीर्घ जो स्वर होते हैं इनके उच्चारण में कई बार ऐसा सवाल पूछ रहे थे, इनके उच्चारण में कोई पक्षी की आवाज के बराबर समय लगता है। किस पक्षी? कोई के पक्षी, यानी कोई नाम का जो पक्षी होता है उसकी तरह, यानी आवाज के बराबर समय लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, इन्हें हमें याद रखना है। जैसे पिछले में हमने किया था उसमें नीलकंठ पक्षी के बराबर समय लग रहा था, इसमें कोई पक्षी के बराबर समय लग रहा है। कई बार पूछ लेता था। जैसे वाय शरुत तुल्य काल दीर्घ, यानी कि वाय शरुत तुल्य काल दीर्घ। दीर्घों के उच्चारण में कोई पक्षी की आवाज के बराबर समय लगता है। और शंख स्वर की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो देखिएगा, जैसे ए प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो गया? ए।
टू बी क्लियर। अगर यहां पर बात करें हम लोग ए प्लस ए, ठीक है, तो ये क्या हो गया ए, ठीक है, आई की मात्रा हो गई ए प्लस उ बराबर ओ हो गया, और ए प्लस ओ तो बराबर आउ हो गया। ये भी आपको याद रखने की बात है। कौन से बातें करें, सेवंथ के बारे में बात कर रहे हैं। ए प्लस ए तो आई, ए प्लस उ तो ओ, ए प्लस ओ तो आउ। टू बी क्लियर गाइस, इस तरीके से हमें याद रखना है। टू बी क्लियर। अब बात करते हैं, ये 2 नंबर का था, तीसरा है प्लुत। तो प्लुत के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। अब बात करें प्लुत की, तीसरे नंबर पे बात कर रहे हैं या प्लुत के बारे में। तो प्लुत में जो होता है इसको त्रिमात्रिक कहा जाता है। किसके नाम से वो माना जाता है, त्रिमात्रिक। और इसके उच्चारण में 3 नाड़ी के बराबर समय लगता है। कितना लगता है, 3 नाड़ी, ठीक है। और इनकी जो संख्या मानी गई है वो कितनी मानी गई है, 9। ये इंपॉर्टेंट बातें होती है, लाइक अ ई उ रि र ए ई ओ ई ए उ ओ उ इत्यादि होते हैं, ठीक है। तो ये कितने होते हैं, टोटल संख्या इनकी 9 होती है। अगर बात करें तो इनको जो उच्चारण होता है वो किसकी आवाज के बराबर लगता है, मोर पक्षी के। किसके, मोर पक्षी के। देखिएगा अलग अलग भागों में हमने पढ़ा, एक में कहीं नीलकंठ के बराबर लग रहा था तो कहीं कौवे के बराबर। और प्लुत की बात करें तो इसके उच्चारण किसके बराबर माना जाता है, मोर पक्षी के। और इसके बात करें तो मयूर रुत तुल्य काल पलुत, मयूर रुत तुल्य काल है पलुत, अर्थात मोर पक्षी की आवाज के बराबर प्लुतों के उच्चारण में समय लगता है। टू बी क्लियर गाइस, एक बात इंपॉर्टेंट रखना, ये जो रे आता है इस तरह से बना हुआ आता है, तो ये जो वर्ण होता है इसको कुछ विद्वान जो होते हैं वो प्लुत मानते हैं। कौन सा मानते हैं, प्लुत मानते हैं। और कुछ विद्वान इसको नहीं मानते। ये विवादास्पद विषय बना हुआ है। टू बी क्लियर, किसके बारे में, रे के बारे में। टू बी क्लियर। और अब बात करें तो स्वर को हम लोग एक बार फिर से 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे इसके सूत्र देखो, बात करें उकालो चतुस्व दीर्घ प्लुत है, इस सूत्र से उ की ह्रस्व संख्या, उ की दीर्घ संख्या और उ अ की प्लुत संख्या होती है। तो यहां पर हम लोग स्वर को फिर 3 प्रकार में बांट सकते हैं। स्वर कितने प्रकार में, 3 भागों में बांट सकते हैं। इंपॉर्टेंट है। जैसे एक हम लोग ले सकते हैं उदात्त, कौन सा, उदात्त के रूप में ले सकते हैं, अनुदात्त के रूप में ले सकते हैं। टू बी क्लियर गाइस। तो पहले अगर हम लोग उदात्त की बात करें तो उदात्त क्या होते हैं, पहले ये बात इंपॉर्टेंट है। इस तरह का सवाल पूछा जाए तो उदात्त कौन से होते हैं, तो उदात्त होते तालु आदि उच्चारण स्थान के उदर्भ भाग से बोले जाने वाले स्वर क्या कहलाते हैं, उदात्त स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उदात्त स्वर कहलाते हैं। और उदात्त जो स्वर होते हैं उनका कोई चिन्ह नहीं होता, ये ध्यान रखना। उदर्भ भाग का मतलब होता है ऊपरी भाग। क्या होता है, ऊपरी भाग। टू बी क्लियर। और अगर बात करें अनुदात्त की, तो अनुदात्त जो होते हैं तालु आदि के उच्चारण स्थान के अधोभाग, अधोभाग का मतलब नीचे वाला भाग, तो उस नीचे वाले भाग से जो उच्चारित होते हैं उन स्वर को क्या कहते हैं, अनुदात्त के नाम से जानते हैं। आप देखिएगा सवृत, तीसरे की बात करें तो सवृत होता है। और सवृत की बात करें तो क्या होता है, तालु आदि के मध्य भाग से उच्चारित होता है। पहले के बारे में डिस्कस किया, वो क्या था, कहां से उच्चारित हो रहा था, ऊपर वाले भाग से। एक दूसरा किससे, और नीचे वाले भाग से। और फिर किससे हो रहा है, ये मध्य भाग से उच्चारित होता है। तो जो मध्य भाग से उच्चारित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सवृत कहलाते हैं। राइट गाइस। ये जो सवृत का चिन्ह होता है वो ऊपर खड़ी रेखा होता है, जैसे इस तरह से इनका निशान होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी टू बी क्लियर, निशान के बारे में पूछ लिया जाता है। तो देखो एक बार हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे उदात्त हमने 3 भागों में बांटा, उदात्त, अनुदात्त और सवृत, ठीक है। जैसे हमने इसको मान लिया ए, ठीक है, इसका निशान ये हो गया। टू बी क्लियर, इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं। तो कहने का मतलब एक होता है ह्रस्व, एक दीर्घ, और एक क्या होता है प्लुत। जिस तरह से हमने डिवाइड किया था, फिर उसके बाद में हमने किस में डिवाइड कर दिया, उदात्त, अनुदात्त और सवृत में कर दिया। टू बी क्लियर। तो हमें इन चीजों के बारे में नॉलेज होना बहुत ही कंपल्सरी, सो दैट हम आगे के टॉपिक को क्लियर कर पाए। अब बात करें स्वर के बाद में, स्वर के कुछ एग्जांपल्स हम लोग अलग से देखेंगे। तो अब यहां पर स्वर के बाद में व्यंजन की बात करें तो व्यंजन क्या होते हैं, सबसे पहले ये बात होता है तो अनुकव भवति इति व्यंजनम, यानी कि स्वरों की सहायता से क्या होता है, जो बोले जाने वाले वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन। पहले परिभाषा सुन लीजिएगा।
स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। तो इजी वे से डेफिनेशन है और आप लोगों को याद भी होगा। टू बी क्लियर, आप बात करते हैं संस्कृत भाषा में मूल व्यंजन की बात करें तो 33 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 33 माने जाते हैं। टू बी क्लियर गाइस, अब ये जो 33 माने जाते हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा वर्ग किस किस तरह में होता है। और ये जो कहने का मतलब, ये जो होते हैं इनको हम लोग वर्ग में बांट देते हैं। और ये जो वर्ग बना देते हैं, वर्ग कितने माने गए हैं? 5। कितने माने गए? 5। सबसे पहली बात हमने स्वर के बारे में डिस्कस किया, फिर हम व्यंजन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। व्यंजन जो होते हैं वो कितने माने गए हैं? मूल संस्कृत में अगर बात करें तो संस्कृत में मूल व्यंजन 33 होते हैं, ऐसा माना जाता है। और इनको कितने वर्ग में बांट दिया गया? 5 में। तो अगले वीडियो में हम आगे टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो मददगार साबित होगा। अगर ऐसा होता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने साथ दोस्तों के साथ में। और साथ ही हमारे ज्यादा से ज्यादा वीडियोस के अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल GDPR को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी।